ये साथियों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन हम कर चुके थे ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उसको क्लिक करके वो क्वेश्चन के हल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सेम करना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब हमको समस्या दी है और उन समस्या के आधार पर हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, और हल जो है वो प्रतिस्थापन विधि से करना है, जैसे हम करते हैं। तो समस्या क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर है और उस नगर में जो टैक्सी वाला है वो टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब टैक्सी वाला जो है एक नियत भाड़ा तो लेता ही है, नियत भाड़ा तो वो लेता ही है। जैसे आपके घर तक अगर टैक्सी वाले को बुलाना है तो वो कहेगा कि आपके घर तक आने का तो मैं इतना रुपये लूँगा ही, लेकिन आपके घर के पास से जितना किलोमीटर जाना है उसका अलग से चार्ज दूँगा। मतलब नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है, किसी के भी घर तक वो जाएगा तो इतना रुपए लेगा। जैसे मान लीजिए 50 रुपये लेता है या 30 रुपये लेता है या 20 रुपये लेता है, तो उतना तो वो लेगा ही लेगा। लेकिन नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो जितनी दूरी चलते हैं उसका भी भाड़ा वो लेता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। मतलब 10 किलोमीटर जब दूरी जाते हैं तो वो 105 रुपये लेता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। 15 किलोमीटर के लिए वो भाड़ा लेता है 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये पूछा है। नियत भाड़ा कितना है ये पूछ रहा है, मतलब फिक्स भाड़ा वो कितना लेता है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर का वो कितना रुपये लेता है वो पूछा है। साथ ही साथ इसमें एक बात और पूछी है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये बाद में हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको सिस्टमेटिक हम हल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो उसने बोला है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जो पूछा है उसी को हम मान लेते हैं। नियत भाड़े को हम मान लेते हैं x और प्रति किलोमीटर भाड़े को हम मान लेते हैं y। किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हम लिखते हैं, मान लो नियत भाड़ा बराबर रुपये x है। रुपये का सिंबल हमेशा पहले लिखा जाता है इसलिए हमने पहले लिखा है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति मतलब 1 किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपये y। ये हमने मान लिया। हम किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि नियत भाड़ा तो वो लेता ही है। नियत भाड़ा कितना है हमारा x है, इतना तो वो लेगा ही लेगा। आपके घर तक आएगा तो इतना रुपये लेगा। जैसे हमने x रुपये माना है तो x रुपये वो लेगा, लेकिन इसके अलावा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लेता है 105 रुपये। इसमें जुड़ेगा 10 किलोमीटर का, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y। 10 और y का गुणा होगा। प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10y, और इसमें नियत भाड़ा जोड़ेंगे और तब जाकर ही होगा 105 रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है। जैसे 100 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ 10 किलोमीटर की दूरी जाते हैं तो भाड़ा लेता है 105। मतलब नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा दोनों का मिलाकर होगा 105 रुपये। हम इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। इसी के साथ साथ पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न में, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। मतलब नियत भाड़े में जब 15 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ते हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15y होगा।
जब इस 15 किलोमीटर के भाड़े में हम नियत भाड़ा को जोड़ते हैं तब वो कितना रुपए लेता है, 155 रुपये लेता है। तो हम लिखेंगे 155। ये ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स तो दोनों में आएगा क्योंकि नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है। अब नियत भाड़े में 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ते हैं तो 105 रुपये लेता है, और नियत भाड़े में जब 15 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ते हैं तो 155 रुपये लेता है, मतलब टोटल ये अमाउंट होता है। इसलिए दोनों में एक्स तो कॉमन आएगा, एक्स इसमें भी आएगा क्योंकि नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है और नियत भाड़े को हम क्या मान चुके हैं, एक्स मान चुके हैं। तो एक्स और 10 किलोमीटर का भाड़ा मतलब 10y बराबर 105 रुपये। उसी प्रकार नियत भाड़ा x और 15 किलोमीटर का भाड़ा दोनों मिलाकर लेगा 155 रुपये। तो ये हमारे रैखिक समीकरण बन गए, रैखिक समीकरण पहला और दूसरा, इसको नाम दे दिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो जैसा हम हल करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से किसी एक रैखिक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। तो किसी को भी हम ले सकते हैं। समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, आसान जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 10y, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 जो है हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में यहाँ x है तो इसकी जगह क्या आएगा, 105 माइनस 10y। ये रख दिया हमने, किसका मान, x का मान रख दिया, प्लस पहले से कितना है, प्लस 15y बराबर कितना है, 155। हम इसको हल करते हैं। तो ये संख्या को इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 155, 105 प्लस में है तो ये माइनस में आएगा। इसको हल करेंगे तो ये 15y है प्लस में और 10y है माइनस में, तो घटेंगे, तो 15 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 5y। तो इस तरह से ये होगा 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा तो यहाँ आएगा 50। इसको आगे हल करेंगे तो 5y बराबर 50 है, तो y बराबर कितना होगा, 5y के साथ गुणा में है तो ये जाएगा बटे में, तो 50/5 भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो y बराबर आ जाएगा 10। y का मान 10 आ गया। अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख देते समीकरण नंबर 3 में। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में, ये स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप थर्ड करेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और y का मान हमारा कितना आया है, 10 आया है, तो यहाँ रख देते हैं। तो क्या होगा, x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान आया है 10, तो x बराबर होगा 105 माइनस 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ये होगा 100। आगे हल करते हैं, x बराबर 105 में से 100 जाएगा तो ये आएगा 5। तो इस तरह से x का मान आ गया 5 और y का मान 10 आ गया है। और हमने क्या किया था, हमने क्या माना था, हमने नियत भाड़ा x माना था। तो हम लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर रुपये, x माना था हमने, x का मान 5 आया तो 5 रुपये। इसका मतलब वो आपके घर तक आने का फिक्स जो भाड़ा है, जो उसका नियत भाड़ा है वो 5 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लेगा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लेगा, y का मान कितना आया है, y का मान हमारे पास आया है, ये देखिए y का मान कितना आया है, 10 आया, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा, 10 रुपये, ठीक है।
तो इस तरह से नियत भाड़ा मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके घर तक आने का नियत भाड़ा तो 5 रुपये लेगा ही लेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त वो प्रति किलोमीटर 10 रुपये लेगा। अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपये लेगा प्लस 5 एक्स्ट्रा लेगा। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो 20 रुपये लगेंगे और 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपये लेगा तो 5 एक्स्ट्रा लेगा ही। मतलब नियत भाड़ा उसका 5 रुपये है ही, फिर जितना किलोमीटर जाना है 10 रुपये के हिसाब से वो लेगा। ठीक है, ये एक्स और वाई के मान आप समीकरण 1 और 2 में रख के देख सकते हो। अब देखो एक्स का मान हमारे पास 5 आया है और वाई का मान 10। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 प्लस 5 जो हुआ 105। यहाँ पे अगर रखेंगे तो एक्स का मान 5 है, वाई का मान 10 है, ये 150 हो जाएगा और ये 5 155। मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। अब प्रश्न में एक चीज़ और पूछी है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा या कितना भाड़ा देना होगा। तो हम देखते हैं 25 किलोमीटर के लिए या 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर जाना है तो प्रति किलोमीटर का वाई है, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा 25 वाई और प्लस नियत भाड़ा तो उसमें जुड़ेगा ही। तो x का मान रख देते 5, 25 और y का मान कितना है 10 है, तो क्या होगा y 5 प्लस 25 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 250, दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 255 रुपये। मतलब 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसको भाड़ा कितना लगेगा रुपये 255। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब होता है परिमेय संख्या जिसमें अंश होता है और हर होता है। तो सबसे पहले हम अंश और हर को मान लेते हैं और उससे हमको भिन्न मिल जाएगा और फिर उस भिन्न का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखते हैं मान लो भिन्न का, भिन्न मतलब अंश बटे हर, भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं तथा भिन्न का हर इसको हम y मान लेते हैं। और हम जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, और अंश हमने कितना माना x और हर हमने कितना माना y। तो इस तरह से हमको भिन्न मिल गया x बटे y। अब इसी का मान हमको ज्ञात करना है कि x की जगह क्या होगा, y की जगह क्या होगा, जिससे हमको भिन्न पता चल सके। तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं। तो देखिए अंश इसमें जोड़ देते हैं 2 और जो हर है इसमें भी 2 जोड़ देते हैं। तो क्या बोला है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब 9/11 हो जाती है, मतलब बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। 11 का गुणा होगा x + 2 के साथ और 9 का तिर्यक गुणा होगा y + 2 के साथ। अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर ये हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। अब यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स वाई वाले को एक तरफ लेके जाते हैं, 11x, ये 9y इधर आएगा तो ये -9y होगा बराबर, पहले से इधर है 18, 22 इधर जाएगा तो हो जाएगा -22। तो इस तरह से यहाँ मिलेगा 11x - 9y। अब 22 का चिन्ह माइनस है और 18 का प्लस है, बड़े अंक में से छोटा अंक जाएगा तो 22 में से 18 का कितना है बचेगा 4 और इसका चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह आएगा माइनस। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार हम एक रैखिक समीकरण और प्राप्त करेंगे।
क्या बोला है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। मतलब 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाती है वो संख्या, या भिन्न जो है वो। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 3 जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसको भी हल करते हैं, जैसे अभी हल किया था सिंपली तिर्यक गुणा करके। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे x+3 में, 6 का तिर्यक गुणा करेंगे x+3 में, और 5 का तिर्यक गुणा करेंगे y+3 में। 6 का गुणा करेंगे x में तो होगा 6x, प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 18, बराबर 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y, प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। एक्स वाई वाले को एक तरफ लेके जाते 6x, माइनस हो जाएगा, ये 5y प्लस में है, माइनस में आएगा, 5y बराबर 15, 18 इधर जाएगा तो ये -18 होगा। इसको आगे हल करते हैं तो 6x माइनस 5y, अब 18 और ये है 15, तो 18 में से 15 जाएगा 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमारे 2 रैखिक समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम स्टेप फर्स्ट को फॉलो करते हैं। दोनों रैखिक समीकरणों में से कोई भी एक रैखिक समीकरण लेकर एक से या y का मान प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x को यही रहने देते हैं हम, 5y माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और पहले से क्या है -3। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो इसको कोष्टक में रखते हैं, 5y माइनस 3, और 6 गुणा में है तो ये जाएगा बटे में। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये मान हमने कहाँ से निकाला है, समीकरण नंबर 2 से निकाला है। तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो किस तरह से होगा, इसको हम बढ़ाते हैं आगे। स्टेप सेकंड हम करेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y, तो 11 x का मान रख देते हैं, कितना है 5y माइनस 3/6, 5y माइनस 3/6 ये हो गया। उसके आगे क्या है, 11x हो गया, 11x, x का मान रख दिया माइनस 9y, देखिए 9y बराबर -4। अब 11 का गुणा पूरे कोष्टक में कर देते, तो 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 55y, माइनस 11 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और बटे में है 6, माइनस 9 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, y बराबर -4। आगे इसको हल करते हैं। इसका लघुत्तम आएगा 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे तो उतना ही आएगा, 55y माइनस 33, माइनस 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो ये होगा 54y बराबर -4। 6 बटे में इसको तिर्यक गुणा कर देते इधर, तो यहाँ आएगा 55y माइनस 33 माइनस 54 बराबर -4 गुणा 6। अब जो समान चर है उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये 55y है और ये 54y है, तो 55 में से 54 जाएगा तो 1y बचेगा, और -33 है तो ये हो जाएगा -6 चौक 24, और ये -33 से इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से 1y मतलब y है, 1 नहीं लिखा तो चलता है, तो 33 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 9। इस तरह से y का मान मिल गया 9। अब ये मान हम समीकरण 1, 2, 3 में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं स्टेप थर्ड, यह मान या y का मान या y का यह मान ऐसा लिख दो, समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 5 y, y का मान 9 माइनस 3/6, यही है। x बराबर 5y माइनस 3/6, तो y का मान हमने 9 रख दिया, बाकी सब जैसा का वैसा ही है। अब इसको हल करते हैं। 5 9 45 माइनस 3/6, आगे हल करते हैं। x बराबर चल रहा है, 45 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 42/6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। इस तरह से x बराबर हमको मिल गया 7। अब x और y के मान हमारे पास आ गए, तो हमको भिन्न चाहिए था। हमको प्रश्न में बोला था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न, जिसको हमने कहा था x/y, तो x का मान कितना होगा 7 और y का मान कितना होगा 9। इस तरह से हमारा भिन्न आ गया 7/9। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 साल के बाद की बात है, 5 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे मान लीजिए अभी आप 16 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे, 21। मतलब बाद में क्या करते हैं हम, जितना साल बाद बोलते हैं उतना जोड़ते हैं। 5 साल बाद बोला तो 5 जोड़ेंगे, तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद की बात है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। अगर आपसे कहा मैंने, फिर एक बार अगर मैं उदाहरण के रूप में अगर बताऊँ कि अगर आप अभी 16 वर्ष के हैं, तो 5 साल पूर्व कितने साल के थे आप, तो आप कहेंगे कि सर 11 साल के थे। मतलब 16 में से 5 माइनस करेंगे। पूर्व बोला तो माइनस करते हैं, पहले बोला तो माइनस करते हैं, और बाद बोला तो प्लस करते हैं। जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 5 साल पहले की बात है। जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, जेकब की वर्तमान आयु पूछा है और उनके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। तो हमको तो नहीं मालूम कि जेकब की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों को हम मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं, मान लो जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, y वर्ष। अब प्रश्न में चलते हैं 5 वर्ष बाद। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की बात है यहाँ पे, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी, x + 5, और जेकब के पुत्र की आयु कितनी होगी, y + 5। 5 वर्ष बाद की बात है, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु होंगे x + 5 और पुत्र की आयु होगी y + 5, क्योंकि बोला है 5 वर्ष बाद। जेकब की आयु मतलब ये 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की या उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। मतलब जो जेकब है, इस जेकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये 3 गुनी थी, तो हम इसको 3 गुना करेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे। क्योंकि जो जेकब है इसकी आयु 5 वर्ष बाद की बात है, तो 5 वर्ष बाद जो जेकब है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो जेकब की आयु 3 गुनी थी, जब पुत्र की आयु को 3 गुनी करेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे। या सीधे शब्दों में मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि जिसको बोला है उसको नहीं करना है। यहाँ पे बोला है कि जेकब की आयु 3 गुनी रह जाएंगी, तो हमको पुत्र की आयु 3 गुनी करना है। हल करेंगे इसको, तो ये होगा x + 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो ये होगा 3y प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15। x और y को एक तरफ लेके आते हैं, y इधर आएगा तो ये -3y होगा बराबर 15 है पहले से, 5 प्लस में है तो माइनस में जाएगा। इसको आगे हल करते हैं, x - 3y
बराबर क्या आएगा 10। समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। फिर चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि हमको एक रैखिक समीकरण और चाहिए। हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब बात है 5 वर्ष पूर्व की, बोला है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी होगी? पूर्व बोला है तो माइनस 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? y-5। प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब जेकब की आयु 7 गुनी थी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पुत्र की आयु को 7 गुनी करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। इसको हल करते हैं। x माइनस 5, 7 का गुणा करेंगे तो ये होगा 7y माइनस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 होगा। अब x y वालों को एक तरफ लेके आते हैं। x 7y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, बराबर पहले से माइनस 35 और इधर माइनस 5 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। इसको हल करेंगे। x माइनस 7y बराबर, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। 35 में से 5 जाएगा 30 और 35 बड़ा अंक है, बड़ी संख्या, उसका चिन्ह आएगा माइनस। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब दो रैखिक समीकरण हमारे पास आ गए। दोनों में से किसी एक को लेकर x का मान जो है y के रूप में या y का मान x के रूप में निकालते हैं। हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट, समीकरण 1 ले लेते हैं सिंपली, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर होगा, ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, अब पहले से है 10 और इसके चिन्ह, इसके सामने चिन्ह प्लस ही है तो प्लस लगा दिया। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो चिन्ह नहीं है, यहाँ पे क्या कहाँ से आ गए? तो प्लस होता ही है, कोई चिन्ह नहीं है तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं स्टेप सेकेंड। क्या करेंगे हम? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y, तो x का मान है 3y प्लस 10 और माइनस 7y बराबर माइनस 30। इसको हल करेंगे तो ये समान चर है, चिन्ह अलग अलग है, तो 7 में से 3 गया 4y और 7 का चिन्ह 7 बड़ी संख्या, उसका चिन्ह माइनस बराबर माइनस 30 और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये माइनस 4y बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस 40। समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 4y बराबर 40। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सिंपली y बराबर 40, 4 गुणा में है, ये जाएगा बटे। तो इस तरह से 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है। अब ये जो y का मान है, y का जो मान है 10, हम लिख देते हैं y बराबर 10। ये मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो स्टेप थर्ड हमारी होगी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3y का मान रखेंगे 10 और प्लस 10। तो हल करेंगे, x बराबर 3 दाम 30 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 40। तो x हमने किसको माना था? जेकब को माना था। तो हम लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु, हमने बोला था x वर्ष मतलब 40 वर्ष, तथा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, y का मान 10 आया तो 10 वर्ष। ठीक है।
अब x और y के मान जो है समीकरण 1 और 2 में अगर रख के देखते हैं तो दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगे। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे जो आंसर है वो सही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो बोला था ना उसको थोड़ा सा टेली करते देखिए। क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद, अब देखो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 40 है जेकब की, जे मतलब जेकब समझिए, और जो उनका लड़का है सन उसकी है 10। तो 5 वर्ष बाद कितने साल के होंगे दोनों? तो ये हो गए 45 साल के, 45 वर्ष। और जो पुत्र है 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 15 का। तो देखिए यहाँ से पहला सेंटेंस हमारा क्लियर होता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगी। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखो 3 का गुना करेंगे तब जाके 45 होता है। और 5 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 5 वर्ष पहले कितने होंगे? 35 के। जेकब 35 वर्ष के होंगे और पुत्र कितने साल का होगा 5 वर्ष पहले? 5 वर्ष का। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 7 आएगा? 35 आएगा। 7 नहीं आएगा, 35 आएगा। तो 5 में 7 का गुणा करेंगे, मतलब जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले जो जेकब की आयु होंगी वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब 35 के होंगे और उनका पुत्र 5 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 5 में 7 का गुणा करेंगे तब जाके 35 होगी। तो इससे ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा, पाँचवा और छठवा ये तीनों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर दिए कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।